Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is सैयद इनायत. So guys, आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंडो पाक हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर्स में से है. So today we will discuss about कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़. यानी कि 1937 को जो कांग्रेस इलेक्शन चल रही थी, सो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ थी उसी पर आज का मेरा लेक्चर है. दरअसल इसका बैकग्राउंड वो इनिशियली तौर पर जो है ना, इसका बैकग्राउंड ऐसे है कि वो इनिशियली तौर पर मुस्लिम लीग से होता है या तो कांग्रेस से होता है. यानी कि उस वक़्त कांग्रेस खुद को कहती थी कि वो सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ी जमात वही कांग्रेस है, और वो पूरे हिंदुस्तान को यानी कि पूरे बड़े सगीर को यानी कि अच्छी तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रही है. वो हर किसी की अच्छी तरीके से नुमाइंदगी कर रही है. ये खुद को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ कहते थे. ये दोनों जमातें यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो थी, उन्होंने द गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 की मुखालफत करते हैं. एंड दी एंड जो कांग्रेस है वो आखिरकार मिनिस्ट्रीज़ बन जाती हैं. तो वो कितने मंथ यानी कि कायम रहती है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़? 27 मंथ यानी कि उनका पीरियड होता है, उनकी ड्यूरेशन होती है. टाइम पीरियड इसका स्टार्ट यानी कि जुलाई 1937 से होता है और एंड इनका अक्टूबर 1939 तक ही इसका ड्यूरेशन है. यानी ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बड़े सगीर पर हुकूमत करती हैं, लेकिन हुकूमत करती हैं सिर्फ 8 प्रोविंसेस पर. टोटल होते हैं 11 प्रोविंसेस, लेकिन इलेक्शंस 11 प्रोविंसेस में होते हैं और बाकी भी प्रोविंसेस होते हैं उनमें क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो प्रिंसेस की स्टेट होती है, तो वो इलेक्शन में नहीं आते हैं. इसी वजह से 11 में से 8 पर हुकूमत आखिरकार कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की ही हो जाती है. तो टोटल तो 11 सूबे होते हैं. कुछ में यानी कि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ है या कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है उस टाइम वो ओनली 6 प्रोविंसेस पर थी, यानी कि 6 पर. और बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है कि यानी बुक्स में कि 7 पर कांग्रेस की प्रोविंसेस पर हुकूमत थी. लेकिन वो यानी कि ज़्यादातर लिखा हुआ है कि उनकी जो है 8 प्रोविंसेस पर जीत हुई थी, यानी हुकूमत उनकी हुई थी. दरअसल वो इसी तरह से वो 6 ही तो थे, यानी कि 6 प्रोविंसेस पर थे, और जो दूसरी पार्टीज़ थी ना वो भी मिल गई, तो इसी तरह से वो 8 हो गई. दरअसल अभी हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ. इलेक्शन जो थे 1937 के, जब वो एंड हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं, मिलिट्री जो है उस वक़्त यानी कि जब वो एंड हो जाते हैं तो फिर जो मिलिट्री है वो 1937 के 5 सूबों में फ़ौज के साथ ख़ात्मा होता है कांग्रेस की वजारत का यानी इंतखाबात का. फिर वो 5 सूबों पर हुकूमत करना स्टार्ट करती है. 5 सूबों पर मिलिट्री अपनी यानी कि उन पर सौंप देती है अपनी मिलिट्री को. 5 सूबों में स्टार्ट करती है एज ए गवर्नमेंट के तौर पर. कांग्रेस जो होती है वो दरअसल 6 सूबों का इफ्तिताह किया कांग्रेस ने. कितने सूबों का? 6 सूबों का उसी टाइम इफ्तिताह किया. खिदमत खुदादाद जो पार्टी थी जिसने NWFP में जीत ली थी, यानी NWFP उसी के साथ था. वो भी कांग्रेस के साथ मिल जाती है, कांग्रेस को एज ए सपोर्ट करती है खिदमत खुदादाद पार्टी. कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ है ना वो ये दिखाती हैं, यानी कि वो कांग्रेस की वजारतों ने जो उसके मिनिस्ट्रीज़ हैं ना वो अपना ओरिजिनल फेस दिखाती हैं, जो उनका फेस था. यानी बहुत सी पॉलिसीज़ अपनाती हैं और मुसलमानों पर वो लगाती हैं. इसी वजह से तो वो मुसलमानों को अपना एक ओरिजिनल फेस दिखाती है. हालांकि पहले भी पता था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पहले भी एज ए सीपरेट यानी कि कंट्री का नज़रिया पेश किया था. यानी वो चाहते थे उनका नज़रिया अल्लामा इकबाल साहब ने एड्रेस में भी कहा था, ये इकट्ठा नहीं रह सकते, तो लिहाजा हमें 4 सूबों पर एक कंट्री चाहिए. तो आजकल जो बना हुआ है, इसी तरह से फिर जो मुस्लिम हैं उस वक़्त उनको एहसास हुआ, आखिरकार मुसलमानों को एहसास हुआ
कि वो जब मिनिस्ट्रीज़ करते हैं और मुसलमानों पर इतने ऐसी इस्लाम के अगेंस्ट बातें होती हैं, इस्लाम को फॉलो करने से रोका जाता है, उनको बहुत सी चीज़ों से मना किया जाता है, उनको यानी कि उनके ख़िलाफ़ मुसलमानों के इस्लाम के ख़िलाफ़ वो पॉलिसीज़ बनाते हैं जिन पर मजबूरन अपनाया जाता है उन पॉलिसीज़ को, और मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ता है जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ हुकूमत करने पर बैठ जाती हैं या तख्त पर वो बैठ जाती हैं। तो मुसलमानों को आखिरकार एहसास हो जाता है। तो इसका मेन केस जो होगा ना, वो करारदाद लाहौर की बुनियाद की वजह पर हुआ। सो उसी पर भी हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल्स जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त, जो सूबाई हुकूमत की तश्कील थी, फॉर्मेशन थी और स्ट्रक्चर था जो उस वक़्त गवर्नमेंट का। सो सबसे पहले जो 5 सूबे थे जिस पर उन्होंने अपनी मिलिट्री छोड़ी गवर्नमेंट करने के लिए, इफ्तिताह किया उनका, जिसमें क्या आता है, यूपी आता है, सीपी, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, ये 5 सूबों पर उसने अपनी स्टार्टिंग टाइम इन द 4th मंथ में आई थिंक उसने अपनी मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए एज अ हुकूमत करने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया, यानी हुकूमत यानी वहाँ पर तख्त पर बैठ गई। सो NWFP कंबाइन गवर्नमेंट विद खुदादाद पार्टी, यानी कि वो भी कांग्रेस के साथ कंबाइन हो गई। जब NWFP में खुदादाद पार्टी ने जब जीता, खुदाए खुदमतगार पार्टी ने जब जीता, तो फिर वो भी कंबाइन हो गई, उसने भी सपोर्ट करना कांग्रेस को स्टार्ट किया। जो सिंध है वो तो एक यानी कि सिंध एक यूनिटी पार्टी बन गई, उसमें सिंध में यूनिटी पार्टी ने जीत लिया, हालांकि वो भी मुस्लिम लीग की थी। तो बंगाल जो है वहाँ पर कोलिशंस पार्टी ने जीत लिया। किसने? कोलिशंस पार्टी ने जीत लिया। दरअसल वहाँ के जो कोलिशंस पार्टी है ना, वो भी मुसलमानों की ही पार्टी है। वहाँ पर भी उस पार्टी को भी मुसलमानों के लीडर्स ही चलाते हैं, लेकिन वो पार्टी मुस्लिम लीग से नहीं थी जिसने बंगाल पर हुकूमत की। जो कांग्रेस है ना, उसने डिमांड्स किए, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग बोर्ड को तहलील करने का आखिरकार मुतालबा कर लिया। उसने मुस्लिम लीग को यानी मुस्लिम लीग के बोर्ड के लिए एक तहलील करने के लिए उसने मुतालबा किया। जो ML है ना, वो क्या हो गया कि मेंबर वर्क जॉइंटली, यानी कि ML जो अराकीन होंगे ना, मुश्तरका तौर पर एज ए डिफरेंस लेवल्स पर एज ए इकट्ठा मिलकर वो काम करेंगे वहाँ के अराकीन और मेंबर्स। तो जो ML के मेंबर हैं ना, वो कांग्रेस के साथ हमेशा सच्चाई और वफ़ादार रहेंगे। ML के जो मेंबर्स होंगे ना, वो कांग्रेस के साथ वफ़ादार रहेंगे और सच्चाई करेंगे। सो अभी हम आते हैं पॉलिसीज़ ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़, जो उस वक़्त उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी। किसने? कांग्रेस के जो वज़ारतों में जो कांग्रेस की पॉलिसियाँ थी जिनको मुसलमान पर लागू किया गया था, जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी मुसलमानों के लिए, तो आइए उस पर नज़र डालते हैं कौन सी पॉलिसीज़। सबसे पहले ऐसे है कि मुसलमान जो थे ना, मुसलमानों को गोश्त खाने से उस वक़्त मना किया गया, मुसलमानों को गोश्त खाने से भी मना किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो गाय का गोश्त कभी नहीं खा सकते मुसलमान। क्या यानी कि उस वक़्त का जो गाय है ना, उसका गोश्त मुसलमान कभी भी नहीं खा सकते। उसकी प्रोटेक्शंस के लिए उन्होंने वो किया, यानी कि उनकी प्रोटेक्शंस के लिए काऊ की प्रोटेक्शंस के लिए उन्होंने आखिरकार कहा कि गोश्त खाने से मुसलमानों को मना किया गया, यानी काऊ का प्रोटेक्शंस करने के लिए एक्ट उन्होंने पेश कर लिया। और दरअसल ऐसे है कि जो हिंदू है ना, हिंदू जो थे तो वो क्या कहते थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। हिंदू यही चाहते थे कि यानी हिंदू चाहते थे कि जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। लेकिन मुसलमान क्या चाहते थे? मुसलमान कहते थे कि नहीं, हिंदी नहीं, उर्दू बननी चाहिए। लेकिन क्या करते थे कि हिंदू क्या करते थे कि जो उर्दू है ना, उसको एक्सटेंड करते जा रहे थे, यानी कि ख़त्म और मादूम करते जा रहे थे, जैसे वो रहे ही नहीं। तो ऑफिशियल बनाना लैंग्वेज इसको चाहते थे।
जो आज़ान है, मुसलमान जो आज़ान देते हैं यानी कि नमाज के लिए, उस पर भी उस वक़्त ये पॉलिसी, ये एक्ट बनाया गया कि उस पर भी मना किया गया। किस पर? आज़ान पर भी मना किया गया। और मुसलमान अगर नमाज की परफॉर्म कर रहे हैं या आफर नमाज को कर रहे हैं तो उसी वक़्त मुसलमान पर अटैक किया जाए। ये कैसे एक्ट और कैसे देखो कि ज़ालिमाना तौर पर मुसलमानों पर बनाए जा रहे थे उस वक़्त एक्ट और पॉलिसीज़ कि मुसलमान अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है उस पर अटैक किया जाए। मुसलमानों पर आज़ान देने से मना किया गया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। उस वक़्त मुसलमानों को गोश्त खाने से मना किया गया। यानी कि काउ प्रोटेक्शन सी था, यानी कि गाय तो उनकी गाय माता है ना, वो माँ का दर्जा उसे देते हैं। तो वो कह रहे थे गाय हमारे लिए तो यानी कि हराम है, यानी कि वो हमारी गाय माता है, वो हमें हर चीज़ देती है। इसी वजह से मुसलमान उसे कभी नहीं कहा सकते, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को गोश्त खाने से ही मना कर दिया। यानी कि कितनी चीज़ें मुसलमानों पर जुल्म ढाए उन्होंने। और जो मुसलमान की एजेंसी थी ना, वो अदा ही नहीं कर रही थी, वो मुसलमानों की कोई प्रोटेक्शन ही नहीं कर सक रही थी। हालांकि कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ में मुस्लिम भी थे, कांग्रेस में यानी मुस्लिम लीडर्स भी थे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ ही चल रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि मुसलमानों पर कितने जुल्म ढा रहे हैं। और मुसलमानों के यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि कोलिशंस पार्टी भी मुसलमानों की थी लेकिन कांग्रेस की नहीं थी, तो वो भी इसकी मदद नहीं कर रही थी, वो भी उसके लिए नहीं कर रही थी। आखिरकार वो कोई कदम उठाते हैं, वो आगे जाकर आपको पता चलेगा। यहाँ आता है विद्या मंदिर स्कीम एंड द मुस्लिम कल्चर। अभी आप लोग कहोगे कि ये विद्या मंदिर स्कीम क्या है। दरअसल विद्या मंदिर जो स्कीम है ना, एक्चुअली ये एजुकेशन होती है। विद्या जो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को दिया जाता है उस वक़्त एजुकेशन, मुसलमानों को एजुकेशन से रोक दिया जाता है। मुसलमानों को एजुकेशन नहीं दी जाती है उस वक़्त। विद्या मंदिर यानी कि डिपेंड एजुकेशन से पर करता है, यानी हिंदुओं को दी जाती थी, मुसलमानों को रोका जाता था। या कि ऐसे ले सकते हो कि बहुत से ज़्यादा इस विद्या मंदिर की वजह से, इनके लिए हिंदुओं की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट्स किए जाते थे। फिर एक विद्या मंदिर होती है, यानी विद्या स्कीम होती है। ये जो विद्या स्कीम मंदिर जो स्कीम है, इसमें दरअसल ऐसे होता है जिसमें यानी कि बुत जो होते हैं ना, बुत वगैरह बनाए जाते हैं। और मुसलमान लड़कों और जो लड़कियां होती हैं, यानी वुमेन्स और मेंस जो मुस्लिम के होते हैं, उनको मजबूर किया जाता है, उनको इतने जुल्म ढाए जाते हैं, उनको मजबूर किया जाता है कि वो उनके बुत की पूजा करें, उनके बुत को फॉलो करें, उनके मज़हब को फॉलो करें। जो मुसलमानों का कल्चर है वो उन्हें छोड़ दें, लीव इट कर दें। वो यानी कि बुतों की पूजा करें और उन जैसे काम करें जो कि बिल्कुल इस्लाम के तो अगेंस्ट ही थे। जो विद्या मंदिर स्कीम को अगर कोई फॉलो करता तो वो मुसलमान, जो इस्लाम है, मुसलमानों का जो रिलीजन है, वो उसके साथ बहुत ही अगेंस्ट थे। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट्स, यानी कि बिसाइड्स जो गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जॉब वगैरह जो होती थे, जॉब वगैरह, उसमें क्या होता था कि मुसलमान जो है ना, उनको कम ही दी जाती थी, सिर्फ हिंदुओं को दी जाती थी। मुसलमानों को इकोनॉमिक्स डिटरमिनेशन होनी पड़ी, यानी कि मुसलमानों के इकोनॉमिक्स को तबाह किया गया। मुसलमानों को जॉब्स वगैरह या बाकी उनके राइट्स जो हैं वो नहीं देते थे। हालांकि बिजनेस करना भी नहीं छोड़ते थे। होस्टिंग्स ऑफ 3 कलर फ्लैग, यानी कि उस वक़्त जो झंडा लहराया गया वो 3 कलर का ही था। उस वक़्त जो झंडा लहराया गया, हिंदुओं ने लहराया, वो 3 कलर का ही हिंदुओं का झंडा था। ऐसे है कि हार्मेड मुस्लिम्स कल्चर एंड ट्रेड, मुस्लिम सकाफ़त और तजारत के नुकसान पहुंचाते थे। मुसलमानों के जो बिज़नेस थे उनको रोका जाता था। इकोनॉमिक्स डिटरमिनेशंस होती थी। इकोनॉमिक्स यानी कि मुसलमानों को जॉब्स वगैरह और दूसरे जो राइट्स हैं और बिज़नेस करने से रोकते थे। और विद्या स्कीम यानी हिंदू लीडर्स इन टेक्स्ट बुक,
ये वदिया स्कीम इसको कहते हैं कि एजुकेशन, वो वदिया मंदर स्कीम जहाँ पर लड़कों और लड़कियों को मजबूर किया जाता था, यहाँ पर मुसलमानों को तालीम नहीं दी जाती थी, वहाँ पर वो करते थे। यानी कि मुसलमानों को बहुत से पॉलिसीज़ ऐसी बनाई गई जहाँ जिसने मुसलमानों को यानी कि डिस्ट्रॉय किया, मुसलमानों को हिलाकर रख दिया। और मास कॉन्टेक्स्ट मूवमेंट जो गांधी वगैरह था उसने काफ़ी सारी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मुख्तलिफ जमात या मुख्तलिफ लीडर्स जो उस वक़्त होते हैं मुसलमानों के, उस वक़्त उनको तोड़े जाए, यानी कि मुसलमानों की जो कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्टैक्ट मूवमेंट वगैरह है उनको तोड़ा जाए, उनको सेपरेट किया जाए, उनको अलग अलग किया जाए, ताकि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल हो सकें। इसी वजह से बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई गई थी वहाँ मुसलमानों के लिए। तो ये थी पॉलिसीज़। अभी आते हैं मुसलमानों का उस वक़्त रिस्पॉन्स क्या था, ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स था मुसलमानों का उनके लिए। मुसलमानों का जो उस वक़्त रद्द अमल था ना, रिएक्शंस था हिंदुओं की पॉलिसीज़ के, कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ के अगेंस्ट। मुसलमान हिंदू लोगों के जो थियोक्रेटिक्स झुकाव से, यानी कि मुसलमान बखूबी आगाह थे, मुसलमान अवेयर थे कि ज़ाहिर बात है ना हिंदू उन्हें झुकाना चाहते हैं, वो बखूबी वाकिफ़ थे, क्योंकि हिंदुओं ने उसे अपना जब मिनिस्ट्रीज़ उन्होंने संभाली तो उन हिंदुओं ने अपना ओरिजिनल फेस आखिरकार मुसलमानों को दिखा ही लिया। तो उन्होंने हुकूमत की, जो मुसलमान हैं उन्होंने हुकूमत की कड़ी निगरानी का एहतमाम किया, उन्होंने अपने पॉलिसी की तशहीर की और मसाइल को उठाया। मुसलमानों ने अपने मसाइल और प्रॉब्लम्स को उठाया, उनके पास जो पॉलिसी थी उनको रिजेक्ट किया गया, यानी कि उनको नज़रअंदाज किया गया कि जो भी होंगे हम अल्लाह, यानी कि अल्लाह की बंदगी तो करेंगे, नमाज तो पढ़ेंगे, आज़ान तो देंगे, और उनकी काउ प्रोटेक्शंस के लिए हम गोश्त से तो हमें फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता ना। इन मामलात पर मुसलमानों को मुतहर्रिक, मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए हिंदुओं के जो जुल्म हैं उसके जो असल जो उनके हक़ाइक़ हैं उनको जमा करने के लिए डीपली तहकीकात की ज़रूरत थी उस वक़्त, कि मुसलमानों के क्या मकसद हैं, पर्पज़ उनके क्या हैं, आखिर वो हमसे क्या चाहते हैं। मुस्लिम जो लीग है ना, मुस्लिम लीग की जो एक्टिविज़म थी उस वक़्त, फ़ालियत थी, उसके काम थे, उसका एक्शंस था मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग ने जो अपने प्रॉब्लम्स हैं उसको आखिरकार उजागर किया, क्योंकि इनकी पॉलिसी से परेशान आकर मुसलमान लीग ने देखा कि अगर ये ज़्यादा टाइम मिनिस्ट्रीज़ पर रहे तो ये हो सकता है कि मुसलमानों का नाम और निशान मिटा दें ना। तो इसी वजह से मुस्लिम लीग ने उनके मसाइल को उजागर किया, और मुसलमान जो हैं उनका मुकाबला करने के लिए मुनासिब एज अ कॉम्पिटिशन्स लेवल पर मैदान में उतरे, उनसे मुकाबला करने के लिए इकट्ठा हो गए, यूनिटी हो गए उनकी। तो उसने मुसलमान कम्युनिटी को हालत से निपटने के लिए मुस्लिम लीग ने दोबारा यानी कि उनको इकट्ठा किया, उनको मुनज़्ज़म किया। ML ने अक्टूबर 1937 में लखनऊ में अपने यानी कि इजलास का एख्तिताम किया। जब इजलास उन्होंने 1937 में उसने रखा, तो इस इजलास में फजल हक जैसे कई सरकर्दा जो लीडर्स थे उन्होंने इस इजलास में शिरकत की, जबकि सिकंदर हयात और शहादुल्लाह ने ML की यानी कि सपोर्ट की, उसकी हिमायत का आखिरकार ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीडर्स ने जो कांग्रेस की पार्टीज़ थी उस पर बहुत सारे क्रिटिकल्स दिए, शदीद तनकीद की मुसलमानों ने कि ऐसी पॉलिसीज़ को तो हम अपना नहीं सकते हैं क्योंकि ये अगेंस्ट हैं इस्लाम के। तो उन्होंने उर्दू की हैसियत में कमी और दीगर मुसलमानों के उन्होंने बिल्कुल ऑफिशियल कहा कि हम हिंदी को बनाएंगे, उर्दू को कोई उन्होंने वैल्यू ही नहीं दिया, उर्दू को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ अपनाई। दीगर जो मुस्लिम्स के प्रॉब्लम्स थे उसके ख़िलाफ़ आखिरकार मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट ही कर लिया। जैसे उन्होंने मुसलमानों में एक रियलाइज़ हो गया, एक एहसास पैदा किया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ हैं। पहले हम उनके साथ थे कि हमने अगेंस्ट हो गए 1935 में, तो अब हमें पता चल रहा है कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ कैसे है, और फ्यूचर के जो पॉलिटिकल्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स और सिस्टम्स थे उसके बारे में सीरियस से सोचने पर
सीरियस और संजीदगी से सोचने पर उन्होंने एम्फिसाइज दिया। उन्होंने कांग्रेस के असल मकसद का आखिरकार पता लगाया और मुस्लिम लीग के जो झंडे तले हैं उस वक़्त कांग्रेस के, जो मैंने कहा ना ओरिजिनल जो पर्पज़ है, उनका एम क्या है, उन्होंने गोल क्या सेट किया है, तो आखिरकार उनका मुस्लिम लीग ने पता लगाया और उन्होंने कांग्रेस के असल मकसद का भी पता लगाया और उन्होंने मुस्लिम लीग के जो झंडे तले मुसलमानों के दरमियान एहतियात की ज़रूरत पर जोर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इकट्ठा हो जाएं, हमें, वरना ये जो यानी कि पॉलिसीज़ हैं या जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ हैं वो हमें तोड़ेंगी, क्योंकि गांधी की तो यही मकसद था ना कि इनको तोड़ें। तो मुसलमानों के रिस्पॉन्स यही थे। सो अभी हम आते हैं रिपोर्ट्स ऑन आइट्रोकोटिक्स। सो उस वक़्त जो मुजालिम पर रिपोर्ट्स थी, सो दरअसल द प्योर रिपोर्ट्स, आप लोग कहोगे कि ये रिपोर्ट क्या थी, दरअसल ये मुसलमानों की रिपोर्ट्स थी ना, पेरपोर रिपोर्ट्स। ये 28 मार्च को 1938 को यानी कि पेरपोर रिपोर्ट्स होती है। तो इसमें ऐसे होता है कि राजा सईद मोहम्मद मेहदी, और दरअसल पेरपोर, ये जो पेरपोर है ना, पेरपोर, ये दरअसल एक इलाके का नाम है। वो लोग एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वहाँ के लोग यानी पेरपोर के जो लोग हैं वो एक रिपोर्ट पब्लिश करते थे और कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके जो करियल एक्ट्स थे उस वक़्त जो उनके होते थे, जो उन पर जुल्म और सितम ढाते थे, उन पर जुल्म करते थे, उन पर बहुत सी पॉलिसीज़ और एक्ट्स अपनाए थे उन्होंने, उसके बारे में ये लिखते थे। इस रिपोर्ट्स को इसी वजह से कहते हैं। सो रिपोर्ट्स थी दरअसल वो 28 मार्च को 1938 में ही की गई। एमएल की कौंसल ने पेरपोर के राजा सईद मोहम्मद मेहदी की सदारत में 8 रुकनी एक कमेटी मुकर्रर की। 8 रुकनी एक कमेटी उन्होंने मुकर्रर की, एक कमेटी बनाई, सो जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की। सो 15 नवंबर 1938 को इसने 7 सूबों में कांग्रेस की वजारत जो है उसके जुल्म और सितम को खोदने की कोशिश की। ये जो पेरपोर्स रिपोर्ट्स थी, वहाँ के जो मेंबर्स थे जो किसकी सदारत कर रहे थे, जिनका लीडर था सैयद मोहम्मद मेहदी, उनकी कोशिशों की वजह से उन्होंने 7 प्रोविंसेस पर जो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ थे वो जो क्रियल एक्ट कर रहे थे उसको खोदने की कोशिश की। सो रिपोर्ट्स में जो दुश्मन थे मुस्लिम लीग तंजीमों के, ऑर्गेनाइजेशंस के, कांग्रेस की हिमायत की उन्होंने, कांग्रेस का जिन्होंने साथ दिया, और मुस्लिम लीग के जो नवाज़ों को डराने और धमकाने और धमकियों देने का जिक्र किया गया। इसी रिपोर्ट्स में जो मुसलमानों को धमकियां दी जाती थी, मुसलमानों को डराया जाता था, मुसलमानों को धमकाने और मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ने और उन पर क्रियल एक्ट अपनाने के लिए ये द पेरपोर रिपोर्ट्स अपनाई गई। द शरीफ रिपोर्ट्स जो मार्च 1938 को हुई, यानी कि मार्च 1939 को हुई, शरीफ रिपोर्ट। इसमें एमएल ने मिस्टर शरीफ को मेंबर के साथ, यानी कि इसका जो लीडर है मिस्टर शरीफ को मेंबरान के साथ हिंदुओं की आमराना हुकूमत के तहत जो अनजस्टिस कर रहे थे उस वक़्त, उनकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए तानियात किया था। किसको? मिस्टर शरीफ को। इसी वजह से इसको शरीफ रिपोर्ट कहते हैं। तो कहा कि उनके जो अनजस्टिस रवैये हैं, उनके जो एक्ट्स हैं, उनकी तानियात के लिए इस रिपोर्ट पर बेसिकली तौर पर यानी कि राइट्स को जमा किया गया, जिसमें बाहर में मुसलमानों के साथ हुकूमत के नारवा, बाहर एक यानी कि प्रोविंसेस था जहां पर मुसलमानों के साथ यानी बैड बिहेवियर किया जा रहा था, तो उस पर भी तवज्जो दी गई इसमें। सो द फजल हक रिपोर्ट्स जो उस वक़्त थी, फजल हक रिपोर्ट में तो दिसंबर 1939 को हुई। सो ए फजल हक ने कांग्रेस की जो हुक्मरानी थी उसके तहत मुस्लिम मसाहिब जो सब्जेक्ट थे, उनके जो उन्वान थे, उससे एक पेमाफिलेट शाये किया, एक पब्लिश किया। तो बहुत से ख़तरनाक जो उस वक़्त इंकशाफात थे वो किए जी। आज़ान की ममानियत मना करना, मसाजिद में हमले करना, हिंदू बदमाशियों के शोर शराबे, गाय ज़बह पर बैन लगा देना वगैरह ऐसे
पेम्फलेट ने मुसलमानों पर कांग्रेस के इल्ज़ामात का जवाब दिया आखिरकार। तमाम रिपोर्ट्स में कांग्रेस हुकूमत को आखिरकार कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसने हिंदू जो राज बनाने की कोशिश करार दिया गया था उस वक़्त। मुस्लिम के जो कल्चर था उस वक़्त उनकी आइडेंटिफाई को मगलूब करना चाहती थी ये कांग्रेस, और मुसलमानों के जो एडवांटेज थे उनको बहुत सारा ख़तरा था। ये फजल हक जो था ना उसने जो पब्लिश किया था इसमें भी ये आलमोस्ट यानी आलमोस्ट मुसलमानों के राइट्स ही इसने बयान किए हैं, और उस वक़्त मुसलमान सफ़र कर रहे होते हैं। इस वक्त जो कांग्रेस के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके अंडर होते हैं, तो मुसलमानों में एक आग का जज्बा फजल हक पैदा करता है कि अगर हम इनके कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के अंडर होंगे तो हम ज़ाहिरी बात है तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉपरेशन है और हम में ये नहीं है। कौन कौन पता नहीं कौन कौन से एक्ट लगा देंगे जो इस्लाम के मुखालिफ होंगे, तो हम तो ज़ाहिर बात है ऐसे फॉलो तो नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से फजल हक की रिपोर्ट्स थी और पिरपुर्स की रिपोर्ट्स थी जो मुसलमानों ने बनाई थी। अभी हम आते हैं जो उस वक़्त कांग्रेस के इस्तीफ़े थे, रिज़ाइनेशंस दे रहे थे कांग्रेस के मिनिस्ट्रीज़ जो इस्तीफ़े दे रहे थे, जिसमें वायसरे लेन लेथोगो थे, जिसमें लेन लेथोगो। उसने 3 सितंबर को 1939 को आखिरकार भारत की जर्मनी के साथ हुई थी ना जंग, जो 1939 को दूसरी जो वर्ल्ड वार 2 हो रही थी, तो जर्मनी के साथ जंग का ऐलान किया किसने? लेन लेथोगो ने ऐलान कर लिया। कांग्रेस ने हिंदुस्तान से सजेशंस के बगैर, विथआउट द सजेशंस, पब्लिक के साथ सजेशंस के बगैर उन्होंने ऐलान जंग पर सख्त एतराज़ किया। कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी थी जो वर्क कर रही थी उसने सजेशंस पेश की कि अगर सेंट्रल हिंदुस्तानी जो पब्लिक है हुकूमत कायम की जाए, फेडरल गवर्नमेंट कायम की जाए हिंदुस्तान में बड़े सगीर में, तो जंग के बाद हिंदुस्तान की जो आज़ादी है, जो इंडिपेंडेंस है, उसका वादा किया जाए तो वो ताउन करेंगे। पब्लिक और मिनिस्ट्रीज़ ने कहा तो हम ताउन करेंगे। मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों के साथ अपनी हिमायत का वादा किया। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने उसके साथ, मुस्लिम लीग के साथ आखिरकार अपना वादा किया, और जनाह कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने मुसलमानों से नाजुक और मुश्किल मोड़ पर बाइज़्ज़त ताउन के ज़रिए, उनसे कोऑपरेशंस के ज़रिए, थ्रू द कोऑपरेशंस राज की मदद के लिए हेल्प करने का मुतालबा किया जनाह साहब ने, और वायसरे से मुसलमानों के प्रोटेक्ट के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन जो है उसके इजाफे के लिए एज ए एप्लीकेशन जनाह साहब ने दी। जो हुकूमत है वो नहीं आई किसी भी तसल्ली बख्श जवाब के साथ। वायसरे लेन लेथोगो सिर्फ मशावरती कामों के लिए, यानी कि मशावरती जो वर्क्स थे उस वक़्त, मशावरती कमेटी थी उस बनाने की पेशकश कर सकते थे। इसी तरह लेन लेथोगो ने कांग्रेस के जो डिमांड्स थे उससे डिनाई कर दिया, उनके जो मुतालबात थे कांग्रेस के उससे इनकार कर दिया। 22 अक्टूबर 1939 को जब कांग्रेस के तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ थे उन्होंने आखिरकार इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर ही लिया, कांग्रेस के वज़ीरों ने न इस्तीफ़ा देने से मुतालबा किया, तो लेन लेथोगो और मोहम्मद अली जनाह इस्तीफ़ों से खुश थे, बिल्कुल खुश थे, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने देखो कितनी बड़ी पॉलिसीज़ बनाई थी। और लेन लेथोगो के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि वो बहुत ही जीनियस पर्सन और खुश मिजाज आदमी पर्सन था। तो द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह इज़ द वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम, इस टाइम वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम था। तमाम वज़ीर थे जो थे वो रिज़ाइन कर रहे थे, तो दोनों तो खुश थे। तो 2 दिसंबर 1939 को जनाह ने एक अपील की उसके साथ, यानी एक अपील की, तो जिसमें हिंदुस्तान मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस से 22 दिसंबर, ये अपील है जनाह साहब की, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस से योम निजात के तौर पर मनाने का डिमांड किया गया। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान भर के जो मुसलमान हैं उसको यानी कि सेलिब्रेट करें, और जुमा 22 दिसंबर को योम निजात और तशक्कुर के तौर पर, राहत के निशान पर, आज़ादी के निशान पर, एक सुकून की, एक कंफर्टेबल जोन के हिसाब से एज ए सिंबल के तौर पर कांग्रेस हुकूमत ने आखिर काम
आखिरकार काम करना छोड़ दिया तो योम निजात 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। सो ये था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विश, जो मैंने इन डिटेल्स में आप लोगों को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बताया। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डियर, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल्स। अल्लाह हाफिज़।